hope you all are doing great. So starting with the video series जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ the most important points, the hidden gems from all the chapters of Indian economic development. ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि कई बार लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ते हुए लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स लर्न करते हुए हम छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs एंड द ओवरऑल रिविजन ऑफ द चैप्टर. तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे. तो क्विकली स्टार्ट कर देते हैं हिडन जेम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. सो कॉलोनियल पीरियड के समय कुछ एस्टिमेटर्स थे, कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की. उसमें से नोटेबल एस्टिमेटर्स हैं दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, RC देसाई. बट इन सभी में से VKRV राव के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सिग्निफिकेंट माना गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQs के लिए. उसके बाद फिर ये एक और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद व्हाट. तो ये आपकी एज इट इज लाइन NCERT में गिवन है, इसे देख कर जाए. कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री विच वाज ब्रिटेन than with the development of the Indian economy. ये लाइन मतलब NCERT में एक important लाइन है, assertion reason questions में भी आ सकती है, देख कर जाएं. So the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Okay, British rule हमारी country पे रहा for almost 2 centuries और इंडिया को फिर finally independence मिली 15th August 1947, सभी को पता है. उसके बाद मलमल खास या मलमल शाही इज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन दैट वाज वॉर्न और फिट फॉर द रॉयल्टी. मतलब एक काइंड ऑफ क्लॉथ जो बहुत रिच लोग या रॉयल लोग पहनते थे, मलमल खास या मलमल शाही. फिर एक फ्रेंच ट्रेवलर थे बर्नियर, वो जब 17th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, बंगाल में स्पेशली, तो उन्होंने कहा बंगाल तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिच है. और उस समय आपको पता है इजिप्ट वाज सो रिच. तो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर ने डिस्क्राइब किया दैट बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट व्हेन ही केम हियर इन द 17th सेंचुरी. उसके बाद टिस्को दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, इसे ध्यान रखेंगे. उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रोथ रेट था रियल आउटपुट में लेस देन 2% और पर कैपिटा आउटपुट में ग्रोथ रेट था ओनली मीगर 0.5%. ठीक है, ये भी आप याद रख लें. Suez Canal was opened in 1869 which further intensified British control over India's foreign trade. क्योंकि उनको एक शॉर्टकट मिल गया था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गई थी, टाइम भी अब कम लग रहा था. उसके बाद particularly under the जमींदारी system which was implemented in the then dash comprising parts of India's present day eastern states, the profit accruing out of agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators. तो ये है in the then बंगाल प्रेसिडेंसी, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट था जमींदारी सिस्टम. उसके बाद द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड. तो दो मोटिव्स थे. वन, टू रिड्यूस द स्टेटस ऑफ इंडिया एज अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू, टू यूज इंडिया एज अ मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन. राइट, सो दिस इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी और इसके जो मोटिव्स थे वो दो थे. फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में 1881 में और फिर सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 years. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज generation of huge export surplus, but it was never used for the benefit of India. It was always misused, which again leads to a point, drain of India's wealth. but इसका आंसर है generation of ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस. उसके बाद रेलवेज कब इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में? 1850 में, बट पहली ट्रेन चली थी मुंबई और थाने के बीच में, अब बॉम्बे, उस समय बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में, पर इंट्रोडक्शन हुई थी रेलवेज की 1850 में. पहला रेलवे ब्रिज बना था बॉम्बे और थाने के बीच में 1854 में. और आपको जैसा कि पता है इंडिया इज प्राउड टू हैव द हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रिसेंटली, चेनाब रेलवे ब्रिज. उसके बारे में भी वैसे आपको पता होना चाहिए. Inauguration of the aviation sector in India. Tata Airlines inaugurated the aviation sector in India in the year 1932. Then year of great divide 1921. इससे पहले क्या था? India was in the first stage of demographic transition
इससे पहले क्या हो रहा था, पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी, क्योंकि डेथ रेट भी काफी ज्यादा था। बट इसके बाद फिर हमारी पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ी, इंक्रीजिंग ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके बाद अब बर्थ रेट बढ़ रहा था और डेथ रेट कम हो गया था। सो दिस वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसके बाद ओवरऑल लिटरेसी रेट था कॉलोनियल पीरियड के समय लेस देन 16%, विच इज अ शॉकिंग फैक्ट। और इसमें से फीमेल लिटरेसी तो और भी कम थी, only 7%. Then demographic condition is a dash appraisal of India's demographic profile. तो इसका आंसर है quantitative, ये ज्यादा quantity पे फोकस करता है, so quantitative appraisal of India's demographic profile. Then the percentage of people living in villages and deriving their livelihood from agriculture during British period in India, 85%. 85% लोग गांव में रहते थे और अपना जो लाइवलीहुड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही उन्हें मिलता था। फर्स्ट स्टैम्प रिलीज हुई थी 1852 में और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853, याद रखें। देन ये जो चैप्टर है ना बच्चे, इसमें 5 मेन टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है जो आपको लर्न करने हैं। एग्रीकल्चर का क्या स्टेट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री का क्या स्टेट था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट था। तो द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू दीज 5 पार्ट्स, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। रिविजन के लिए जैसे कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये एनसीईआरटी से पॉइंट्स हमने बनाए हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिससे फूड ग्रेन्स पे फोकस कम हो गया, impact of partition on agriculture, major jute producing areas went to Pakistan and low investment in agriculture. Introduction of dash tariff policy by the Britishers led to the decay of Indian handicraft industry. इसमें हम लिखेंगे discriminatory tariff policy. तो इसके अंदर क्या था कि अगर ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं इंडिया में तो उनको तो इम्पोर्ट फ्री कर दिया उनका, बट अगर यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पे ड्यूटीज लगा दी, सो दैट जब वो बाहर जाएं हैंडीक्राफ्ट्स तो वो महंगे हो जाएं और कोई खरीदे ही नहीं। So discriminatory tariff policy which led to the decay of Indian handicrafts, free import of British goods in India, but when we were exporting handicrafts, they imposed a lot of duties on that. Okay, which source of communication remained inadequate all throughout? ये आपकी NCERT में लाइन लिखी है as such, तो इसका आंसर है postal services. Postal services remained inadequate all throughout. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नाउ कहीं जगह लिखा है 32 ईयर्स, कहीं जगह लिखा है 44 ईयर्स। एक्चुअली दोनों ही सही है बिकॉज ब्रिटिश रूल भी तो इतने टाइम तक चला है, तो उसमें कब बता रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो हमें आज सच नहीं पता है, बट वील गो बाय द न्यू एनसीईआरटी, सो वी विल राइट 32 ईयर्स। न्यू एनसीईआरटी में 32 ईयर्स लिखा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स, 69 ईयर्स इज द करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की कितनी वर्कफोर्स किस सेक्टर में एंगेज्ड है। तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इट वाज 70 to 75% एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड है, 10% मैन्युफैक्चरिंग में और 15 to 20% सर्विस सेक्टर में। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रीजनल वेरिएशन, राइट, वो भी आप पढ़कर जाएंगे। Alright, आगे बढ़ते हैं। The real motive behind the development was not to provide basic amenities to the people, but to serve the various dash. तो ये भी जैसे MCQ में आ सकता है। The real motive behind the development, which was done by the Britishers, उसका जो motive था, that was not to provide amenities to the people of the country, but to subserve the various colonial interests. Colonial interests. This line is also given in your NCERT. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उस वक्त 218 पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 वर डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। ओके, और अब ये हो गया है 33 पर 1000 लाइव बर्थ्स एट प्रेजेंट। सो 218 एंड 33। देखिए बहुत सारा डेटा है एनसीईआरटी में, बट आपको सारा लर्न नहीं करना है, जो आपको लर्न करना है मैं आपको वही यहाँ पर बता रही हूँ। Then distribution of working persons across different industries and sectors is known as, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएं कि इसे क्या बोलते हैं। What is the term that we use for this? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। What was the percentage of people living in villages and deriving their livelihood from agriculture during the British rule? 85%. और
इस पे आप नोट जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, तो जो हमें एक्सपोर्ट से सरप्लस मिलता था, दैट वाज यूज्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर of the office set up by the British government in Britain to fight the wars that the Britishers were fighting all throughout. And also, it was used to import invisible items in India, but it didn't lead to any benefit of the country. There was no inflow of gold or silver in the country. So, drain of Indian wealth भी आप पढ़कर जाएंगे। ओके एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए कि डेमोग्राफिक कंडीशन, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो उसके अंडर क्या पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जिसकी मैंने अभी आपको वैल्यूज भी बताई, देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। देन अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो 3 मेजर पॉइंट्स है। इंडिया का स्टेटस एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स दैट वर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस एंड मोनोपोली कंट्रोल। इसी तरह से आप इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का स्टेट भी पढ़कर जाएंगे। ठीक है चैम्प्स, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी के चैप्टर्स के हिडन जेम्स भी आप जरूर कवर करके जाइए, दिस विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।